आपकी खुशी में, आपके गम में, आपकी आंसुओं में, आपकी मुस्कुराहटों में, आपके आज में, आपके कल में, आपके साथ होगी एक कहानी और मैं। कहते हैं कि जिस प्रकार माता पिता बच्चों को उनके बचपन में पाल पोस के बड़ा करते हैं, उसी प्रकार जब माता पिता बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनको भी बच्चों जैसा ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन क्या आजकल की पीढ़ी इस बात को समझती है? आइए, इस छोटी सी कहानी के माध्यम से हम उनकी पीड़ा को समझते हैं। हमारी आज की कहानी मेरी स्वरचित रचना है। आशा करती हूँ इसका वाचन आपको पसंद जरूर आएगा। कहानी का शीर्षक है पिता। तो चलिए सुनते हैं ये कहानी मेरी यानी मंजू की आवाज में। सुबह नाश्ते की टेबल पर सब लोग बैठकर नाश्ता कर रहे थे। इतने में घर के बड़े बेटे रणधीर ने बोला, अरे किरण, ये बाबूजी के लिए चपाती लेके आओ। किरण ने रसोई से ही कहा, अभी लाई। किरण ने बाबूजी की थाली में एक चपाती रख दी। अभी वो रसोई की तरफ जा ही रही थी कि अचानक पीछे से चिल्लाने की आवाज आई। क्या हुआ? देखकर ढंग से नहीं खा सकते? ऐसे बच्चों की तरह खाना गिरा गिरा के खाना जरूरी है क्या? किरण वापस भागी भागी डाइनिंग टेबल के पास आई। आकर उसने देखा कि रणधीर बाबूजी पर चिल्ला रहे हैं। उसने उन्हें शांत करने की कोशिश की। अरे तो कोई बात नहीं ना, बाबूजी से गलती से गिर गया होगा। आप अपने खाने पे ध्यान दीजिए। बाबूजी आप थोड़ा ठीक से खा लीजिए। इतना कहकर किरण रसोई की तरफ चली गई। थोड़ी देर के बाद में ही रणधीर ने फिर से चिल्लाना शुरू कर दिया। इस बार बाबूजी के हाथ से पानी का ग्लास गिर गया था। रणधीर जोर से चिल्लाते हुए कह रहा था, इस बुढ़े ने जीना हराम करके रखा हुआ है। जब से हमारे गले पड़ा है तब से बस परेशानी ही परेशानी है इस घर में। मंझले को कब से बोल रहा हूं कि अपने साथ ले जा, लेकिन कोई ले जाने को तैयार नहीं है। ना छोटे वाले को फुर्सत है ना बहनों को। सारा बोझ मेरे सिर पर डाल के सब तो अपने जीवन में ऐश कर रहे हैं। परेशानी तो दिन रात मुझे झेलनी पड़ती है ना। बीमार हो जाए तो बीमारी का खर्चा उठाओ। न जाने कितने चक्कर तो अस्पताल के काटने पड़ते हैं इस बुढ़े के चक्कर में। लेकिन मजाल भी है कोई पूछ ले कि भैया मदद की जरूरत है तो हम आए। अब मैं अपने ऑफिस का काम करूं या इनको हॉस्पिटल लेके घूमता फिरूं? किरण ने रसोई से ही आवाज दी, अब आप क्यों सुबह सुबह इन बातों को लेकर बैठ गए? जाइए, ऑफिस के लिए चले जाइए, नहीं तो देर हो जाएगी। रणधीर उसी प्रकार गुस्से में तमतमाता हुआ अपना बैग लेकर ऑफिस के लिए निकल गया। उसके जाते ही सीमा डाइनिंग टेबल पर बाबूजी के पास आई और उन पर जोर जोर से चिल्लाने लगी, आपको 1 मिनट का भी चैन नहीं है ना बाबूजी? ऐसा नहीं कि आप धीरे धीरे खा लो। वो ऑफिस के लिए निकल रहे थे, उनको जाते जाते भी परेशान करना जरूरी है। अब जल्दी से खाना खा लीजिए, मैं बर्तन धोकर अपने काम से निपटूं। बेचारे बाबूजी बेटे और बहू की ये बातें चुपचाप सुनते रहे। अपना खाना खाने के बाद बाबूजी को सहारे की जरूरत पड़ती थी डाइनिंग टेबल से उठने के लिए। इतने में ही घर की नौकरानी ने आकर उनको डाइनिंग टेबल पर से उठाकर अपने कमरे में पहुंचाने में उनकी मदद की। वहां जाकर बाबूजी लेट गए और बिस्तर पर लेटे लेटे एक टक ऊपर पंखे को देखते देखते शायद यही सोच रहे थे कि इस बच्चे को मैंने पाल पोस कर बड़ा किया ताकि आज ये मुझे ये दिन दिखा सके। बाबूजी, मैं तो शायद अपने बेटे की उस भाषा का प्रतिकार करने की क्षमता तक न थी, ना ही उनके बूढ़े और जर्जर शरीर में शक्ति थी। वो जैसे तैसे अपने दिन पूरे करना चाहते थे। कोशिश करते थे कि छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें ताकि बेटे को गुस्सा ना आए। लेकिन फिर भी इस उम्र में जब अपने हाथ ही बस के नहीं तो फिर वो कितनी भी कोशिश कर लें, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा तो हो ही जाता था। इस उम्र में सिर्फ हाथ पैर ही नहीं, मन भी बच्चे जैसा हो जाता है। बाबूजी दिन भर बिस्तर पर लेटे लेटे बहुत थक जाते थे, इसलिए कई बार उनका मन करता था कि वो यहाँ वहाँ किसी न किसी रिश्तेदार को फ़ोन लगाकर उससे ही 2-4 घड़ी बातें कर लें। इससे उनका थोड़ा समय तो कट जाएगा। बाबूजी कई बार इधर उधर फ़ोन कर दिया करते थे, किंतु जब भी बेटा और बहू उनकी बातें सुनते तो उन्हें लगता कि बाबूजी उनकी चुगली कर रहे हैं। इस चीज़ से भी चिढ़कर वो कई बार बाबूजी पर झल्ला पड़ते और उनको कहते कि सारे दिन इधर उधर बस हमारे घर की बातें दूसरों को बताते रहो, क्या ज़रूरत है किसी को फ़ोन करने की। बेचारे बाबूजी मन महसूस कर रह जाते। उन्हें लगता था कि मानो किसी ने उनकी आज़ादी छीन ली हो।
उनके हर एक काम पर प्रतिबंध लगा दिया हो। कई बार लगता था कि ऐसे जीने से तो मर जाना अच्छा है, लेकिन क्या मौत उनके अपने बस में थी? अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है, लगभग महीने भर पहले, जब बाबूजी को डॉक्टर ने चलने फिरने के लिए बिल्कुल मना कर दिया था। डॉक्टर के सुझाव के अनुसार बाबूजी को व्हील चेयर पर ही घुमाना उनकी सेहत के लिए सही था, क्योंकि अब ना तो उनके शरीर में ताकत रही थी और ना ही उनके मन में चलने फिरने की कोई इच्छा। ऐसे में अगर बाबूजी कहीं पे भी गिर जाते तो उनके शरीर को काफ़ी चोट लगने की संभावना थी। डॉक्टर ने इन्हीं सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक व्हील चेयर लाने के लिए रणधीर को कहा था। डॉक्टर के यहाँ से तो रणधीर शांतिपूर्वक निकल आया, लेकिन घर पे जैसे ही बाबूजी को लेकर पहुंचा तो उसने तुरंत चिल्लाना शुरू कर दिया। अब मैं अकेला कितने खर्चे उठाऊं? व्हील चेयर कोई ऐसी तो है नहीं कि सस्ते में आ जाए। पैसे लगते हैं पैसे, मैं अकेला कहाँ से पैसे लाता हूँ? फिर बाबूजी की तरफ देखकर उसने जोर से चिल्लाकर कहा, क्या आपने अकेले मुझे ही जन्म दिया है जो मैं ही आपका सारा वजन उठाऊं? क्या आपके बाकी बच्चे नहीं हैं जो आपका ध्यान रखें, जिनसे आप फोन पर घंटों बात करते हैं? उनमें से बुलाइए किसी को, कहिए उसे कि आपको यहां से आकर ले जाएं। लेकिन आप भी सिर्फ मेरा बिगाड़ करने में लगे हुए हैं। आप कभी किसी को उनके फर्ज क्या है इसका एहसास नहीं कराना चाहते। आप सिर्फ मेरे सिर पर एक बोझ की तरह हैं, जिसे न जाने कितने साल मुझे ढोना पड़ेगा। बाबूजी दुखी मन और नम आंखों से ये सब कुछ सुनते रहे, लेकिन अपने बेटे को एक शब्द भी न कह सके। शायद उनके मन में ये डर था कि अगर मैंने कुछ कह दिया और इसने मुझे इस घर से निकाल दिया तो मैं इस बुढ़ापे और बीमारी में कहाँ जाऊंगा। ये सब तमाशा करके रणधीर गुस्से में ही अपनी बेटी परी के कमरे में गया। वहां जाकर उसने परी पे चिल्लाना शुरू किया, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? अगर इस बार तुमने डॉक्टरी का एग्जाम क्लियर नहीं किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरे सिर पर पहले ही मुसीबतों का पहाड़ टूटा हुआ है, लेकिन अगर तुम्हारी तरफ से भी मुझे नाकामयाबी हासिल हुई तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चुपचाप मन लगाकर ध्यान से पढ़ो। अगर तुम्हें कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिला तो समाज में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। बाबूजी की तरह ही परी भी अपने पिता की सारी बातें चुपचाप सुनती रही। शायद वो भी जानती थी कि पिता को इस वक्त किसी भी प्रकार का जवाब देना अपने स्वयं के लिए ही हानिकारक हो सकता है। वैसे भी वो रणधीर के इस स्वभाव से भली भांति परिचित थी कि रणधीर के लिए बात बात पर हाथ उठा देना कोई बड़ी बात नहीं थी। वो बाबूजी पर तो आए दिन हाथ उठाता ही रहता था। ऐसा नहीं था कि परी को बाबूजी से कोई सहानुभूति नहीं थी, लेकिन परी भी कुछ कह नहीं सकती थी। इसी तरह दिन कटते गए। कुछ ही दिनों के बाद परी के एग्जाम का रिजल्ट आ गया। परी को एक बहुत ही अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल गया जो उसी शहर में था, और इस बात से वो काफ़ी खुश भी थी। लेकिन उसे बस इतना सा दुख था कि उसके जाने के बाद पीछे से उसके दादा के साथ किस प्रकार का बर्ताव होगा। वो अपने दादा की स्थिति के बारे में सोच सोच कर हमेशा ही दुखी रहा करती थी, किंतु फिर भी विवश होकर उसे मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेना ही पड़ा। पिता उसे कॉलेज में दाखिला कराकर और एक हॉस्टल में उसका एडमिशन कराकर उसके रहने का पूरा इंतज़ाम करके घर वापस लौटे ही थे कि बाबूजी डाइनिंग टेबल पर बैठकर चाय पीते हुए दिखाई दिए। उनके कांपते हाथ अब इतने कमज़ोर हो गए थे कि शायद उस चाय के प्याले का वज़न भी न उठा सके। वो चाय का प्याला उनके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया और सारी की सारी चाय डाइनिंग टेबल पर और नीचे फर्श पर बिखर गई। भगवान की दया से बाबूजी जलते जलते बच गए। इधर बाबूजी के हाथ से चाय का प्याला गिरा और उधर रणधीर का डाइनिंग एरिया में प्रवेश करना हुआ। रणधीर ने बाबूजी को देखकर एकदम से चिल्लाना शुरू किया और चिल्लाते चिल्लाते न जाने कितने ही अपशब्द वो बाबूजी को बोल गया। बाबूजी चुपचाप बैठे बैठे उसकी सारी बातें सुनते रहे, लेकिन आज रणधीर ने रुकने का नाम नहीं लिया। उसने आकर बाबूजी के मुंह पर एक जोरदार तमाचा लगा दिया। यूं तो बाबूजी के लिए ये पहली बार नहीं था कि रणधीर ने उन पर हाथ उठाया हो, लेकिन फिर भी शायद ये तमाचा बाबूजी को इस बार दिल पर जाकर लगा। इस बार बाबूजी ने निर्धारित कर लिया था कि अब चाहे जो भी हो, वो अब इस घर में रहकर अपनी और बेइज्जती नहीं सहन करेंगे। इसके बाद बाबूजी घर की नौकरानी की मदद से अपने कमरे में जाकर लेट गए। उन्होंने कमरे का दरवाज़ा भी बंद करने के लिए कहा।
करीब 3-4 घंटे तक बाबूजी अकेले उस कमरे में लेटे लेटे न जाने क्या सोचते रहे। शाम को बाबूजी के वकील दोस्त उनसे मिलने के लिए घर पर आ गए। शायद बाबूजी ने ही उन्हें फ़ोन करके बुलाया था। वकील अंकल के घर में आते ही बाबूजी ने एक फ़ैसला उनके सामने सभी घर वालों को सुनाया और उनका ये फ़ैसला था कि वो खुद एक वृद्धाश्रम में रहने के लिए चले जाएंगे। रणधीर और उनकी पत्नी किरण बाबूजी के इस फैसले को सुनकर एकदम हतप्रभ रह गए। उन्हें बाबूजी से उम्मीद भी न थी कि बाबूजी कभी पलटकर अपने लिए कोई निर्णय ले सकेंगे। लेकिन बाबूजी बस इतने पर ही ना रुके। उन्होंने अपने वकील दोस्त को कहकर अपने बाकी सभी बच्चों को भी घर पे बुलाया और सबको एक साथ बैठाकर सबके सामने उन्होंने उन्हें अपनी जायदाद से बेदखल करने का निर्णय ले लिया। सबके सब बाबूजी के इस निर्णय को सुनकर एकदम चौंक गए और काफ़ी देर तक बाबूजी के चेहरे की तरफ ही देखते रहे। उनके लिए ये किसी शौक से कम न था। उनमें से किसी ने यह भी नहीं सोचा था कि बाबूजी सामाजिक दायरे को तोड़ते हुए अपने ही बच्चों को अपने घर और अपनी जायदाद से बेदखल कर देंगे। बाबूजी का इतना कहना ही था कि रणधीर ने उनके इस फैसले के ऊपर आपत्ति जताते हुए कहा, मैंने इतने सालों आपका ध्यान रखा और आप उसका ये सिला मुझे दे रहे हैं। लेकिन इस बार बाबूजी भी चुप नहीं रहे। उन्होंने रणधीर को कहा, बेटा, जब तक मेरी पेंशन आ रही थी और मेरा कोई खर्चा न था तब तक तो तुम सब बहुत प्रसन्न थे। लेकिन अब जब मैं बीमार रहने लगा हूँ और मुझे डॉक्टर के ऊपर खर्चा करने की आवश्यकता पड़ रही है तो तुम्हें मेरे उस खर्च को देखते हुए बहुत दुख हो रहा है। जब आज तक तुम मेरी पेंशन ले रहे थे तब तुमने नहीं सोचा कि यह पैसा बाबूजी का है, और आज जब मेरे ऊपर खर्चा करना पड़ रहा है तो तुम सोच रहे हो कि खर्चा बाबूजी पर हो रहा है। बेटा, इतना तो मैंने तुम्हें पालने पोसने में भी नहीं सोचा। मेरे बस में तुम्हारे लिए जो सबसे अच्छा और उचित था वो मैंने हमेशा किया। तुम्हें हमेशा सबसे बढ़िया चीज़ दिलाने का प्रयत्न मैंने किया। तुम्हें हमेशा ही एक अच्छे स्कूल में भेजने का प्रयास किया। तुम्हारे लिए ट्यूशन्स लगाए। जब तुम बीमार हो जाते थे तो तुम्हें हल्की सी सर्दी जुकाम में भी डॉक्टर के पास लेकर भागता था मैं। लेकिन आज जब वहीं मुझे तुम्हारी देखभाल और प्यार की ज़रूरत पड़ी तो तुम लोगों ने मुझे एक तरह से दरकिनार कर दिया। मुझे पहले जब कोई कहता था कि तुम्हारी 3 औलादें हैं, 3 बेटे हैं, तो मुझे अपने ऊपर बहुत फ़क्र महसूस होता था कि मेरे बुढ़ापे के 3 सहारे हैं। लेकिन आज जब मैं मेरी हालत देखता हूँ तो मुझे लगता है कि शायद औलाद होने से तो मैं बे औलाद होता तो सुख पाता। रणधीर, लेकिन बाबूजी, आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। दुनिया क्या कहेगी? लोग क्या कहेंगे कि अपने ही बेटे को अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया? बाबूजी, बेटा, जब तुम मुझे गालियां देते हो और मुझे थप्पड़ मारते हो तब ये दुनिया कुछ नहीं कहने आती, तो फिर मैं तुम्हें जायदाद से बेदखल कर दूं तो दुनिया क्या कहेगी? उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। मैंने फैसला कर लिया है। मैं जाकर एक वृद्धाश्रम में रहूँगा और जब तक जीऊँगा मैं अपने खर्चे पर अपना इलाज करवाऊँगा। जिस दिन मर जाऊँगा उस दिन ये सारी जायदाद एक ट्रस्ट को सौंप कर आराम से इस दुनिया से विदा लूँगा। अब धीरे धीरे रणधीर और बाकी बच्चों को अपनी की हुई गलती का पता चला और शायद उनमें अभी भी वो हिचक बाकी थी कि वो अपने बाबूजी से माफ़ी न मांग सके। इतने में ही कमरे में परी ने प्रवेश किया। परी ने कमरे में आते ही कहा कि आज दादू ने अपने लिए ये फैसला लिया है और मैं उनके इस फैसले में उनके साथ हूँ। कैसा होता अगर मैं आप लोगों के साथ आपके बुढ़ापे में यही बर्ताव करती? क्या आप लोगों ने मुझे यही सोच समझकर पाला पोसा है कि ये बुढ़ापे में हमें गालियाँ देगी? क्या आप लोगों ने कभी मुझसे ये इच्छा नहीं की कि मैं आपको बुढ़ापे में आपका सहारा बन के दिखाऊं? परी की ये बातें सुनकर रणधीर एकदम से चौंक उठे। उन्होंने कभी परी को इस तरीके से बोलते हुए न सुना था, लेकिन आज वही परी उनके सामने बोल रही थी। उन्हें अपने किए हुए बर्ताव की एक झलक उसमें दिखाई पड़ी। तब उन्हें लगा कि शायद वो अपने बाबूजी के साथ में जिस प्रकार की बदतमीजियां कर रहा था, आज परी भी उनके साथ उसी तरीके की बदतमीजी करने लगी है। उसने परी को चुप होने के लिए नहीं बोला, बल्कि चुपचाप परी की सारी बातें सुनने लगा।
परी ने आगे कहा, कैसा हो पापा जो मैं आपकी बीमारी में आपको डॉक्टर के पास ले जाने की बजाय आप पर चिल्लाकर आपको कोसने लगूं? आपको कैसा लगेगा पापा जब आप तकलीफ में होंगे और मैं आपके ऊपर ही चिल्लाकर आपको और परेशान करूं? अगर आपको अब भी अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है तो मुझे आपको अपना पिता कहने में भी शर्म आती है। परी का इतना कहना था कि रणधीर की आंखों से आंसू निकलने लगे। साथ ही उनके छोटे भाई जो वहीं पर बैठे बैठे सारी बातें सुन रहे थे, अपने बच्चों में भी परी की झलक देखने लगे और अब जाकर उन्हें समझ में आया कि किस प्रकार उन सब ने मिलकर अपने उस बेचारे बूढ़े पिता को अकेला छोड़ दिया। अपनी गलती का एहसास होने पर रणधीर ने कई बार अपने पिता से माफ़ी मांगी, किंतु हर बार पिता ने उसकी बात को अनसुना करके अपना निर्णय ना बदलने की बात कही। इसके बाद में परी ने अपने दादा का समर्थन किया और वकील अंकल के साथ में मिलकर एक अच्छा सा वृद्धाश्रम ढूंढ ही निकाला। 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही दादाजी को वृद्धाश्रम में शिफ्ट करवाने के बाद परी ने मेडिकल कॉलेज ज्वाइन कर लिया और वो वहाँ पर हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने लगी। लेकिन पीछे घर पे रह गए रणधीर और किरण, और पीछे बस एक गिल्ट के साथ में ही जीते रहे। उन्हें हमेशा ये पछतावा होता रहा कि उन्होंने अपने पिता के साथ में कितना बुरा बर्ताव किया। उस बर्ताव की माफ़ी भी उन्होंने कई बार मांगी, किंतु शायद अब वो इस स्टेज पे पहुंच चुके थे कि उनको वो माफ़ी मिलना भी नसीब नहीं हुआ। तो चलिए दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये आज की छोटी सी कहानी पसंद ज़रूर आई होगी। दोस्तों, हम कई बार इस चकाचौंध भरी दुनिया में ये भूल जाते हैं कि हमें इस दुनिया में लाने वाले हमारे माँ बाप हैं। हमें छोटे बच्चे से लेकर एक बड़ा इंसान बनाने में जिसका हाथ है, वो हमारे माँ बाप हैं। हमारे अंदर इस काबिलियत को लाने के लिए सिर्फ हमारे माँ बाप ही जिम्मेदार हैं कि हम अपना जीवन खुद जीने लायक बने। हम अपने लिए कमा सकते हैं, किंतु हम अपने माँ बाप के ऊपर खर्च नहीं कर सकते। आज भारत में कई माँ बाप ऐसे हैं जो अपने बच्चों का तिरस्कार झेल रहे हैं, चुपचाप बिना एक शब्द बोले। कुछ तो समाज के डर से और कुछ इस डर से कि बच्चे कहीं उन्हें घर से बाहर न निकाल दें। उनकी ये उम्र इस प्रकार की परेशानियां उठाने की उम्र नहीं है। बच्चों को इस उम्र में अपने माँ बाप का सहारा बनकर उन्हें हिम्मत देनी चाहिए ताकि वो अपना बुढ़ापा आराम से सुख शांति से काट सकें। वैसे भी दोस्तों, कहते हैं ना कि बुजुर्गों का आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। उसी प्रकार से शायद बुजुर्गों की धिक्कार भी कभी खाली नहीं जाती। तो चलिए, फिलहाल मैं आप सब लोगों से विदा लूँगी। जल्दी ही एक नई कहानी के साथ मैं आपसे फिर से मुलाकात करूँगी। तब तक के लिए आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। और हम सब अपने जीवन में अपनी वाणी या फिर अपने किसी भी कर्म के जरिए किसी भी बुजुर्ग को दुखी ना करें, इसका प्रण हमें लेना चाहिए। नमस्कार।